CAG, कैग। टॉपिक का नाम क्या है? CAG, कैग। हिंदी में बोले तो क्या है ये? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हिंदी में नाम क्या है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितना बताओगे? 148। 148 में जो CAG है इसके पद का उल्लेख है, इसके कार्यों का उल्लेख है, और क्या है इसमें? इसके वेतन, इसकी नियुक्ति, इनका उल्लेख दे रखा है। दूसरी बात मैं करूं कि कैग से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? कैग से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? तो कहां से कहां तक बताओगे? 148 से 151 तक, यानी कैग से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? अगर आपसे पूछा जाए कैग भारत के लिए एक कैग होगा, यह बात कहां दे रखी है? अनुच्छेद 148 में। दूसरी बात करें, अगर हम कैग के बारे में पढ़ रहे हैं तो कैग ये है क्या? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण। अगर मैं बात करूं कि ये किस अनुच्छेद में दे रखा है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा या भारत के लिए, तो पद का उल्लेख, अगर आपसे पूछा जाए पद का उल्लेख कहां है, तो अनुच्छेद किसमें बताओगे? 148। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो कौन सा बता दोगे? अगर आपसे पूछा जाए अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, किस अनुच्छेद में है? 76। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, कितना बताओगे? 52। बात क्लियर हो गई? अब देखो, इसका जो भारत के लिए क्या होगा, एक कैग होगा, ये बात कहां दे रखी है? अनुच्छेद 148 में दे रखी है। अब देखो, ये इसकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर करेगा? ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। इसकी योग्यता क्या होगी? अगर मैं बात करूं योग्यता क्या संविधान में दे रखी है? योग्यता क्या संविधान में दे रखी है? नहीं दे रखी है। अब योग्यता संविधान में नहीं है, पहली बात तो योग्यता इसके लिए क्या होगी, ये संविधान में नहीं लिखा है। फिर अनुच्छेद 148 में क्या लिखा है कि इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। और संसद ने योग्यता का निर्धारण करने के लिए एक अधिनियम बना लिया, अधिनियम 1971। 1971 में जो इन्होंने नियम बनाया, वो नियम किससे संबंधित है? इसकी योग्यता से, इसकी सेवा शर्तों से, इसके कार्यकाल से, इसके वेतन से। तो इनके वेतन का निर्धारण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनको हटाया कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है उस तरीके से इनको हटाया जाता। इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो कितना बता दोगे? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी, हाँ 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर उसकी 65 साल की उम्र पहले हो जाती है तो हट जाएगा। अगर 6 साल हो जाते हैं, 65 साल की उम्र नहीं होती, फिर भी हट जाएगा। क्या ये बात संविधान में दे रखी है? नहीं है। जो संसद ने नियम बना रखे हैं उसमें दे रखा है। बात क्लियर हो गई? अब देखो, इसकी जो योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? निर्धारण संसद ने किया। कौन करेगा? संसद। और इन्होंने 1971 में एक नियम बना लिया, अधिनियम बना लिया, जो किससे संबंधित है? कैग से संबंधित है। ठीक है, ये जो कैग से संबंधित है, इसमें इसकी योग्यता क्या होगी? आज की डेट में क्या लिखा है, योग्यता कितनी होनी चाहिए?
अखिल भारतीय सेवा का प्रशासनिक अधिकारी या आईएएस लेवल का अधिकारी, आईएएस लेवल का अधिकारी। योग्यता क्या है इसका? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो आईएएस होते हैं। योग्यता समझ में आ गई? योग्यता क्या हो गई? भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, और ये कौन होगा? आईएएस। इनको नियुक्त करता है, और नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पे करेगा? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, जब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, जब प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति के समय वारंट जारी करते हैं, वारंट जारी करते हैं। ये वारंट क्या होता है? वारंट को बोले तो अधिपत्र जारी करते हैं, एक लेटर जारी करते हैं। वारंट बोले या अधिपत्र बोले, तो राष्ट्रपति जो वारंट जारी करते हैं वो किस किस के संबंध में जारी करते हैं? हाँ, राष्ट्रपति जितने लोगों की नियुक्ति करते हैं सबके बारे में तो अधिपत्र जारी नहीं करते, वारंट जारी नहीं करते, लेकिन किसके बारे में ये वारंट जारी करते हैं, किस किस के संबंध में? तो दो तीन बातें ध्यान रखनी है। ये जो वारंट जारी करेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना किस किस के लिए वारंट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी है, उस समय ये वारंट जारी करेंगे। दूसरा कब करेंगे? दूसरा, जो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, गवर्नर की नियुक्ति, जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उस संबंध में भी वारंट जारी होता है। और तीसरा कब होता है भाई साहब? कैग की नियुक्ति के संबंध में। कब होता है? कैग की नियुक्ति के संबंध में। यानी राष्ट्रपति जो वारंट जारी करेंगे वो किस किस के संबंध में करते हैं? कैग, राज्यपाल और हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर इनको जो राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं तो ये अधिपत्र जारी करेंगे, और इसी अधिपत्र पर जो कैग है इसकी सेवा शर्तें लिखी हुई होंगी। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो, अगर मैं बात करूं कैग की शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है? क्या बताओगे? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति। कौन सी शपथ दिलवाते हैं? कौन सी शपथ दिलवाएंगे ये? इनकी शपथ का उल्लेख कहां कर रखा है? देखो, ये शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट। किसको दिलवाएंगे? तो क्या बताओगे? कैग। किसको दिलवाएंगे? कैग को शपथ दिलवाएंगे। ये कैग जो शपथ लेंगे, ये अनुसूची 3 के अंतर्गत लेते हैं। अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, अंतर्गत शपथ लेंगे। और अनुसूची 3 के अंतर्गत जो ये शपथ ले रहे हैं, वो शपथ किस बात की लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। किस बात की शपथ लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। किसकी शपथ लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर पूछा जाए कैग को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ है? अनुसूची 3 में जो लिखा हुआ है वही दिलवाते हैं। और अनुसूची 3 में क्या है? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। ठीक है। दूसरी बात, शपथ हो गई, अनुसूची 3 के अंतर्गत हो गई, राष्ट्रपति दिलवाएंगे। ये जो शपथ का उल्लेख है या जो सेवा शर्तें का उल्लेख है, ये भी किसमें? अनुच्छेद में नहीं है। ये भी ध्यान रखना। ये किसमें है? संसदीय, जो संसद ने जो 1971 का जो कानून बना रखा है, उस कानून के तहत। अब देखो, इसके बाद शपथ के बाद अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल, हाँ, संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। कार्यकाल के बारे में संविधान
क्या है भाई साहब? मौन है। कार्यकाल के बारे में संविधान मौन है, लेकिन जो नियम हमने बना रखा है उस नियम के अनुसार इनका कार्यकाल कितना बता दोगे? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। इसका मतलब अगर जो कैग की नियुक्ति अगर मान लो 62 साल की आयु में हो रही है तो कितने साल रहेंगे? 3 वर्ष। अगर 62 साल की उम्र में अगर नियुक्ति हुई तो कितने वर्ष रहेंगे? 3 वर्ष। अगर 60 साल की उम्र में हुई तो कितने वर्ष रहेंगे? 5 वर्ष। अगर 50 साल की उम्र में हुई तो कितने वर्ष रहेंगे? 6 वर्ष। और ये बात जो संसद ने जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं 1971 का जो नियम कानून बना रखा है उसके तहत इनका जो कार्यकाल है, सेवा शर्तें हैं, उनका उल्लेख इसमें कर रखा है। दूसरी बात, कार्यकाल के बाद इसको हटाते कैसे हैं? सीएजी को हटाना, कैसे हटाते हैं? कैसे हटाए जाएंगे? जिस प्रकार हाई कोर्ट के जजों को या सुप्रीम कोर्ट के जजों को, बताओ किसके जजों के अनुसार? हाँ, हाई कोर्ट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट लिखा है? सुप्रीम कोर्ट। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, ये बात कहां लिखी है, कैसे हटाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 124 के 4th क्लॉज में है। और वहां क्या बात लिखी है? कौन सी बात लिखी है? कैसे हटाएंगे बताओ? कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हम हटाते हैं ना, उसको हटाने का आधार क्या होता है? किस आधार पे हटाते हैं उसको? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के 2 आधार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाया जाता है, इसके आधार अगर पूछे तो आधार कितने बता दोगे? 2 आधार पे हटाया जा सकता है। कैसे हटाते हैं अभी बात करेंगे। 2 आधार कौन कौन से हैं? एक तो कदाचार, मिसबिहेवियर जिसको कहते हैं, कदाचार या मिसबिहेवियर के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा आधार क्या है? अक्षमता के आधार पर। दूसरा क्या है? अक्षमता के आधार पर। अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से अगर अक्षम है, उसको अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं। कदाचार, मिसबिहेवियर के आधार पर भी हटा सकते हैं। अगर हम इसको जो कैग है या सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको अगर हमें हटाना है तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस्य? 50 सदस्यों को चाहिए। कितने सदस्य होने आवश्यक हैं? 50 सदस्य। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस्य चाहिए? 100। राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस्य चाहिए? 50। हटाने का आधार क्या है? या तो कदाचार के आधार पर हटाएं या फिर क्षमता के आधार पर हटाएं। अगर मैं बात करूं हटाने का तरीका समझ में आ गया किस तरीके से? सीधा इतना ही ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जिस प्रकार हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है 124 का 4th क्लॉज। और इसमें क्या दे रखा है कि हटाने के 2 आधार हैं, कदाचार और अक्षमता। कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं और इनके लिए प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में लाना होगा। अगर हम लोकसभा में लाना चाहते हैं तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है वही सेम प्रक्रिया कैग को हटाने की होती है। अच्छा, इससे एक बात आपको समझ में आती होगी, एक निष्कर्ष निकलता होगा कि इसके पद की जो वैल्यू है वो लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही है। कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। यानी इसके पद की वैल्यू देखी जाए
वो किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। कैसे? यानी कि हटाने की प्रक्रिया क्या है? वही है। अगर मैं इसके वेतन की बात करूं तो वेतन कितना बताओगे? वेतन, अगर मैं कैग के वेतन की बात करूं, कैग का वेतन, तो वेतन कितना है? क्या बताओगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। कितना? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। अब एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर तो है, बात ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन होता कितना है? उतना ही किसका होगा? कैग का होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना है? 2.5 लाख। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन की बात करूं तो वर्तमान में कितना है? 2.5 लाख। कितना है? 2.5 लाख। चलो, जब बात चली रही है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात कर लो। पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश का भी पूछा गया है, राष्ट्रपति का भी पूछा गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका भी पूछा गया है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पूछा गया है, हाई कोर्ट के जज का भी पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर मैं सीजीआई की बात करूं तो इसका कितना होता है? 2,80,000। कितना बता दोगे? 2,80,000। अब कैग को जो वेतन मिलेगा वो कैग को कितना मिलेगा? 2,50,000। कितना मिलेगा? 2,50,000। और इन्हें जिस पद पर रहते हुए इनका जो वेतन है, भत्ते हैं, उनमें कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या पद पर रहते हुए इनको अलाभकारी परिवर्तन इनके वेतन में नहीं किया जा सकता। ये बात भी लिखी हुई है। यानी कि ऐसा वेतन जो इनके खिलाफ हो, या ऐसा कोई भी नियम कानून जो इनके खिलाफ हो, वो इनको लाभ नहीं होता हो या नुकसान होता हो, ऐसा परिवर्तन हम इनमें नहीं कर सकते, इनके वेतन और भत्ते में। इसके बाद अगर बात करें रिटायरमेंट की, अगर मान लो जो कैग हैं ये रिटायरमेंट हो गए, रिटायर हो गए, कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद क्या लाभ का पद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ध्यान रखना है, रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। अब लाभ के पद के दायरे में क्या क्या आता है? देखो, ये जो मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये इन पदों पर जा सकते हैं, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। अगर कोई कैग जो है उसने कार्यकाल पूरा कर लिया, इसके बाद उसे किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, कहीं मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जो लाभ के पद हैं उन पर ये नहीं जा सकता। बाकी जो लाभ के पद नहीं है उनके किसी भी पद पर कार्यकाल पूरा होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद ये जा सकते हैं। अगली अगर हम बात करें इन भाई साहब के जो कैग हैं, इनका कार्य क्या होगा? कैग का कार्य की बात कर लो। ये कार्य इसके अनुच्छेद में दे रखा है, और अनुच्छेद किसमें? 149। ये कैग के कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 भी कैग के कार्य से संबंधित है। दोनों में कार्य हैं, लेकिन दोनों में इसके जो कार्य हैं वो अलग हैं। देखो, ये अनुच्छेद 49 है, इसमें कैग के 2 कार्य बताए गए हैं। एक तो अकाउंटिंग, कितने कार्य बताए गए? अकाउंटिंग, और दूसरा ऑडिटिंग। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग को हम क्या बोलेंगे? लेखांकन। क्या बोलेंगे? लेखांकन। अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, अकाउंटिंग को मैंने क्या बोल दिया? लेखांकन। अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो ऑडिटिंग को क्या बोलेंगे? लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक मतलब वही है, जांच करना। जांच करना। ऑडिटिंग का मतलब लेखा परीक्षक या जांच करना। अब देखो, ये जो कैग है वो सरकार का जितना भी पैसा, धन राज्यों को जा रहा है, या किसी अन्य विभाग को जा रहा है, या ऐसे मद पर जो लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं, यानी जनता के लिए अगर पैसा जा रहा है, किसी राज्य को जा रहा है,
उसका लेखांकन का काम, लेखा जोखा रखने का काम कौन कर रहा है? कैग। दूसरी बात, उसकी जांच भी अब कौन कर रहा है? कैग। अब एक बात बताओ, आपसे आपसे क्या मुझसे अगर कोई ये पूछे कि आपकी कोचिंग में पढ़ाई कैसी हो रही है, तो मेरा आंसर सिर्फ एक ही होगा, बहुत अच्छी हो रही है। अब जो आदमी लेखांकन का काम कर रहा है, वही आदमी अगर जांच का काम करे, परीक्षक का काम करे, तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। इसके लिए लोगों ने आवाज उठाई, कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि लेखांकन करने वाला व्यक्ति अलग होना चाहिए, ऑडिटिंग करने वाला व्यक्ति अलग होना चाहिए। हुआ क्या, 1976 में कैग से ये ऑडिटिंग को अलग कर दिया गया, अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं, तो राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों काम आज की डेट में कैग करता है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम आज की डेट में कैग नहीं करता है। आज की डेट में कौन करता है उसकी मैं भी बात करूंगा। आज की डेट में सिर्फ जो काम कर रहा है वो कैग किसका काम कर रहा है? ऑडिटिंग का। यानी कि कहने का मतलब यह है, कैग ने 26 जनवरी 1950 से 1977 तक ये दोनों काम किए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम किए, केंद्र सरकार के लिए भी किए और राज्य सरकार के लिए किए। अब 1976 से जो सीएजी है, केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का काम करता है, लेखा परीक्षक का काम करता है। परीक्षक बोले तो जांच का कार्य करता है, जांच का कार्य करता है। ठीक। अब जो राज्य है, अब देखो अलग अलग जब इनको किया गया तो राज्य सरकारों ने सीधा मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दो दो व्यक्तियों को अलग से रख पाए। तो जो राज्य है, राज्य के लिए आज भी कैग दोनों काम कर रहा है, लेकिन केंद्र के लिए 1976 से इसने अकाउंटिंग का काम बंद कर दिया और कौन सा काम कर रहा है? अब ऑडिटिंग का काम कर रहा है। अब केंद्र के लिए जब इसने काम बंद कर दिया तो कोई व्यक्ति तो कर ही रहा होगा, और वो व्यक्ति कौन है जो अकाउंटिंग का काम आज की डेट में केंद्र सरकार में कर रहा है? अभी उसकी बात करेंगे, पहले सुन लो। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, पहला कार्य हो गया अनुच्छेद 149 में क्या काम है? 1976 तक जो कैग है वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग केंद्र सरकार के लिए दोनों का करता रहा, लेकिन 1976 से इसने अकाउंटिंग का काम बंद कर दिया, केवल केंद्र सरकार के लिए ऑडिटिंग का काम कर रहा है और राज्य सरकारों के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का काम कर रहा है। ठीक। फिर इसका जो और जो कार्य है, वो कार्य दूसरे जो कार्य हैं वो कहां लिखे? अनुच्छेद 150 में। अनुच्छेद 150 में इसमें क्या लिखा है? इस अनुच्छेद में क्या लिखा है? देखो अभी मैंने 49 देखा, अनुच्छेद 149 देखा, अनुच्छेद 150 में क्या लिखा है? हाँ, जो सीएजी है, सीएजी लेखा का प्रारूप तैयार करेगा, प्रारूप तैयार करेगा। यानी कि लेखा का प्रारूप कौन तैयार करेगा? सीएजी। ये बात क्या संविधान में लिखी है? लिखी है। किस आर्टिकल में लिखी है? 150 में लिखी है। अब जो यहां पे 150 में लिखी है, प्रारूप तैयार कौन करेगा? सीएजी करेगा। ये जो सीएजी प्रारूप तैयार कर रहा है, ये सीएजी प्रारूप तैयार करके किसको सौंपता है? ये अगले अनुच्छेद में लिखी है, अनुच्छेद 151। इसमें क्या लिखा है? सीएजी द्वारा तैयार प्रारूप राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, प्रेसिडेंट को सौंपा जाएगा। यानी कि जो प्रारूप किसने तैयार किया? सीएजी ने। ये प्रारूप किसको सौंपा जाएगा? तो प्रेसिडेंट को सौंपा जाएगा, यानी प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। अब ये प्रेसिडेंट को जो सौंपा गया, ये बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 151 में। अब प्रेसिडेंट ने जो प्रारूप लिया, प्रेसिडेंट इसे किसके समक्ष रखेगा? संसद में रखवाएगा।
यही जो प्रारूप है, इसी प्रारूप को प्रेसिडेंट संसद में रखवाते हैं। कहां रखवाएंगे? संसद में रखवाते हैं। इसी प्रारूप को प्रेसिडेंट कहां रखवाएंगे? संसद में रखवाते हैं। अब देखो, संसद में जैसे ही ये प्रारूप रखा गया, तो संसद में जो इन्होंने जो प्रारूप रखा है उसकी जांच होती है। ये जो प्रारूप संसद में, कल मैंने आपको बताया था कि जो साल का पहला सत्र होता है, वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3। ये बात किसी आर्टिकल में लिखी है क्या? संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखी है? साल में 3 सत्र होंगे, ये बात तो नहीं लिखी है। लेकिन आर्टिकल 85 में एक बात जरूर लिखी है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। अर्थात पूरी साल में 2 सत्रों का होना अनिवार्य है। कहां लिखा है? 85 में, कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत हमने कितने सत्र कर लिए? 3। कोई बात नहीं, 3 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 होना साल में अनिवार्य है, ये बात लिखी हुई है। बाकी 3 सत्र होंगे ऐसा लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है। अब जो 3 सत्र होते हैं, उन तीनों सत्रों में मैंने बात की थी, पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, दूसरा मानसून सत्र कहलाता है, तीसरा शीतकालीन सत्र कहलाता है। इनमें सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। और बजट सत्र में जो बजट रखा जाता है, इधर सीएजी जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो प्रारूप तैयार करता है, उसे राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उस प्रारूप को संसद में रखवाता है। अब संसद में जो प्रारूप रखा गया, इतने सारे सदस्य, प्रारूप कैसा बना है इसकी जांच करते हैं, और इसकी जांच करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन होता है, और उस संसदीय समिति को क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति। ये जो संसद में रखवाया प्रारूप, सीएजी द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप को संसद में किसने रखवाया? राष्ट्रपति ने। और इस प्रारूप की जांच जो करेगी कमेटी, वो जांच कौन सी करेगी? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, बोले तो लोक लेखा समिति। कौन सी समिति जांच करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में इसके सदस्यों की संख्या पूछी जाती है। सदस्य कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट समिति है। कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य बता दोगे? सदस्य इसमें होंगे 22। ये जो 22 सदस्य हैं, इनमें लोकसभा से कितने होते हैं? 15। राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 सदस्य। इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, सदैव ये ध्यान रखना। कौन होगा? विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। यानी कि अब देखो, जो पैसा जनता का पैसा है, जिसपे प्रारूप तैयार हुआ है, सीएजी ने तैयार किया है, प्रेसिडेंट ने संसद में रखवाया, संसद के जो सदस्य हैं वो इसकी जांच करेंगे कि ये प्रारूप सही बना है या गलत बना है। उन्होंने एक समिति गठित कर ली जिसे हमने पीएसी कहा, लोक लेखा समिति। और ये जांच किसकी करेगी? इस प्रारूप की जांच करेगी कि प्रारूप सही बना है या गलत बना है। अब देखो, जनता का पैसा कितनी सोच समझ के सरकार खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी आप स्थिति देख रहे हो ही जाती है। अब यहां जो समिति बनी, ये जो 22 के 22 सदस्य हैं, ये जांच करेंगे इधर सरकार घोटाला तो नहीं कर रही है। इसके लिए अध्यक्ष इसका किसको बना दिया? विपक्ष का नेता। जो कांग्रेस पार्टी है उसका व्यक्ति होगा इसका जो अध्यक्ष बनेगा। ठीक, बाकी जो सदस्य हैं राज्यसभा से 7 लिए जाएंगे, लोकसभा से कितने सदस्य लिए जाएंगे? 15 सदस्य लिए जाते हैं। अब ये क्या काम करेंगे बताओ? क्या काम करेंगे? जो प्रारूप बना है इसकी जांच करेंगे। अब देखो, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन जो पूछा गया उसको आप सुनिए। अगर इस लोक लेखा समिति को प्रारूप को समझने में दिक्कत अगर आ रही है, परेशानी आ रही है, ऐसी स्थिति में ये जो पीएसी है ये परामर्श ले सकती है, सलाह ले सकती है। और सलाह ये किससे ले सकती है? सीएजी से। भाई, समिति के 22 लोग जो जांच कर रहे हैं, इन्हें अगर लगा कि ये इन्होंने क्या कर रखा है, इसको सलाह लेना अनिवार्य है, तो ये सीएजी से इसकी सलाह ले सकते हैं। और सीएजी से सलाह लेने के लिए यहाँ पे एक शब्द का उल्लेख किया है कि पीएसी का गाइडेंस, मार्गदर्शक
मित्र, आंख कान किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए, नोट कर दे रहा हूं। पीएसी का दो तीन बातें ध्यान रखना। मार्गदर्शक, आंख कान या फिर पीएसी का मार्गदर्शक, आंख कान या मित्र किसे कहा जाता है? तो किसे बता दोगे? सीएजी को। पीएसी का मार्गदर्शक पूछा जाए, आंख कान पूछा जाए, मित्र पूछा जाए, तो क्या बताओगे? सीएजी को कहा जाता है। और अच्छे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन सुन लो। अगर मैं बात करूं, इंपोर्टेंट फैक्ट कुछ नोट कर लो। वर्तमान में भारत का सीएजी कौन है? वर्तमान में भारत का सीएजी, हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू। कब बने? हाँ, 20 अगस्त 2020 से इन्होंने काम शुरू किया। ठीक, कब से? 20 अगस्त 2020 से। अच्छा, संघवार राज्यों के बीच अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, संघवार राज्यों के बीच वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाए, संघवार राज्यों के बीच वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण कौन करता है? तो आंसर क्या देंगे हम? सीएजी। कौन करता है? सीएजी। अच्छा, ये जो सीएजी पद है, इसकी शुरुआत किसने की थी? सीएजी पद की शुरुआत कब हुई और किसने की? सीएजी पद की शुरुआत कब हुई और किसने की? बताओ। हाँ, 1857 में कैनिंग के द्वारा की गई। 1857 में कैनिंग के द्वारा की गई। लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई। कब की गई? 1857 में। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? प्रथम सीएजी, आंसर क्या दोगे? भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। अच्छा, एक बात और रही जा रही है, उसको अभी कवर कर लो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1976 से जो कैग है, कैग ने केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम छोड़ दिया। राज्यों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम कर रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसका अकाउंटिंग का काम छोड़ दिया। ये अकाउंटिंग का काम छोड़ा, ये किसी ने तो लिया होगा। और अकाउंटिंग का काम केंद्र सरकार के लिए आज की डेट में कौन कर रहा है? हाँ, केंद्र सरकार के लिए 1976 में केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग के लिए 1976 में एक नए पद का सृजन किया गया। एक नया पद बनाया गया, नए पद का सृजन किया गया। और यह पद कौन सा था?
सी जी ए। ये पद कौन सा था? सी जी ए। वो कौन सा पद था? सी ए जी। बात समझ में आई? सी जी ए पद का उल्लेख संविधान में है, अनुच्छेद 148 में है। सी जी ए का नहीं है, सी ए जी का है। ठीक है, यानी कि सी जी ए का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये जो बाद में हमने नियम बना रखा है 1971 वाला, उसमें सी जी ए है। लेकिन सी ए जी की बात करें, इसका उल्लेख या इसके कार्यों का उल्लेख, इसके पद का उल्लेख ये संविधान के अनुच्छेद 148 में है। अब ये सीजीए है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंटिंग। कंट्रोलर, देखो पहले में क्या था? कंट्रोलर था, और इसमें कंट्रोलर है। कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? भारत का महालेखाकार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत का महालेखाकार। क्या बोलते हैं? भारत का महालेखाकार। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? सीएजी। भारत का महालेखाकार कौन है? सीजीए। अब देखो, ये जो सीजीए है, ये किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? किस विभाग के अंतर्गत बताओगे? किस विभाग के अधीन काम करता है? व्यय विभाग के अंडर में काम करता है। किसके अंडर में काम करता है? व्यय विभाग के अंडर में काम करता है। अंडर में काम करता है। बात समझ में आई? जो व्यय विभाग है उसके अंदर में कौन काम करता है? सीजीए काम करता है। सीजीए का पद कब हमने सृजित किया? 1976 में सृजित किया। हिंदी में इसको बोले तो भारत का महालेखाकार, अंग्रेजी में बोले तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं आज की डेट में सीजीए कौन है, तो क्या बताओगे? हैं?